नमस्कार, स्वागत है आपका ITN Now स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इंट्राडे के लिहाज से, पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको बेहतरीन कॉल्स भी इस शो में आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों के अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं अब तक की बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट से। और इस वक्त अगर एक अपडेट आपको बताएं तो सोने में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हल्का दबाव देखने को मिल रहा है और 50,500 के नीचे इस वक्त सोना कारोबार कर रहा है। वहीं कॉमेक्स गोल्ड अगर देखेंगे तो वहां वो भी $1724 के नीचे कारोबार कर रहा है। तो आज दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है सोना। चांदी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 150 रुपए की तेजी है, 55,300 के ऊपर MCX चांदी कारोबार कर रही है इस वक्त। और कॉमेक्स सिल्वर $19 के करीब आज कारोबार कर रहा है। क्रूड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कम मांग से एक गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 92 के लेवल्स देखने को मिल रहे थे, अब 91 के आसपास यहाँ पर कारोबार कर रहा है। उसके भी नीचे यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है क्रूड में। इसमें आगे हम समझेंगे कि किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन नेचुरल गैस पर देखेंगे तो मांग ज्यादा होने के कारण तेजी है और 645 के ऊपर इस वक्त नेचुरल गैस भी कारोबार कर रहा है। मेटल में आज अगर हम देखेंगे तो काफी सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं तमाम मेटल्स भी। कॉपर पर नजर डालेंगे तो करीब 1.25% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कॉपर में एल्यूमिनियम 200 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, जिंक 285 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। तो काफी दायरे में आज कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है मेटल स्पेस में। अब आते हैं एग्री कमोडिटी की तरफ। तो यहाँ पर मेंथा ऑयल पर नजर डालेंगे तो ये 1004 पर कारोबार कर रहा है। सिंथेटिक सप्लाई ज्यादा होने के कारण ये लेवल्स इस पर देखने को मिल रहे हैं। कैस्टर पर देखेंगे तो 7,450 के नीचे इस पर कारोबार कर रहा है। यहाँ कम एक्सपोर्ट के चलते एक दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हल्दी बेहतर बुआई के कारण यहाँ पर सप्लाई ज्यादा और 6,800 के नीचे देखने को मिला। चलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यहाँ से सीधे ले चलते हैं। PM मोदी की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुनवा देते हैं कि उनका क्या कहना है। बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो एक पशु है, दो है या तीन पशु है।
इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा सीधा किसानों के जेब में ही जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो ये सारे पैसे सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं। पूरे विश्व में इतना ज्यादा रेशियो किसी और देश में नहीं है। अब तो भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। मैं समझता हूं भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी बिल्कुल। तो ये वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। ग्रेटर नोएडा में ही ये समिट हो रहा है और उसके अलावा बड़े इंटरनेशनल डिग्निटरीज भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उस पर वो भारत में डेयरी सेक्टर की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए इसका असर आज हम देख रहे हैं। जैसे जैसे पीएम अपने भाषण को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें संबोधित जो भी कर रहे हैं, डेयरी शेयरों पर एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आज हेरिटेज फूड बराग मिल्क देखिए करीब 3.5% ऊपर नजर आ रहा है। हेरिटेज फूड के शेयर में करीब 3% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो डेयरी सेक्टर से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उसमें आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई स्टॉक मार्केट की। कमोडिटी मार्केट पर वापस लौटते हैं। उसका हमने आपको एक अपडेट भी दिया छोटा सा। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करने का वक्त है और हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट बिटूपन मजूमदार जी मौजूद हैं। इसके अलावा IIFL सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और कोटक सिक्योरिटीज से रविंद्र राव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आज हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है, काफी दायरे में कारोबार कर रहे हैं तमाम स्पेस। शुरुआत सोने से करेंगे और बिटूपन आप सजेस्ट करिए क्या लग रहा है आपको आगे के लिए? ट्रिगर्स तो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं तेजी के। फेड की बैठक होने वाली है, उसके पहले हम देख रहे हैं कि यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 3.3% के आसपास बरकरार है। ये तमाम ट्रिगर्स हैं जिस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोने में एक तेजी दिख सकती है, लेकिन आज हल्की नरमी देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग का नजरिया क्या अपनाएं? ये जो स्तर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्या यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए या अभी वेट करें? नहीं, गोल्ड में तो देखिए बाउंस बैक हो रहा था। अभी जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का जो स्लाइड हुआ है लास्ट 2 दिन तक और जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है
जो 13 तारीख मतलब कल यूएस का आने वाला है, इट्स रीडिंग एक्सपेक्टेड अराउंड 8.1%। तो अभी मार्केट मुझे लग रहा है कि थोड़ा म्यूटेड रह सकता है या थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ओवरसोल्ड था और काफी सेलिंग हुआ था। लेकिन जो मोमेंटम मुझे गोल्ड में नहीं, सिल्वर में, इंट्राडे में थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है, और गोल्ड में थोड़ा म्यूटेड है सेंटीमेंट, और गोल्ड में इतना वोलेटिलिटी नहीं रह रहा है, क्योंकि सिल्वर ही मोस्टली जो काउंटर डे बुलियन में जिसमें थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। अगर देखिए अभी फिलहाल के लिए तो आज का इंट्राडे मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है, और इंट्राडे में थोड़ा शायद सिल्वर में ही आप थोड़ा ले सकते हैं 55,800 टू 55,900 तक मार्केट जा सकता है। इंट्राडे जो लो बना है आज सिल्वर ने, उसके नीचे स्टॉप लॉस लाके। लेकिन ये बात चल के देखिए, अगर यूएस का जो डेटा रीडिंग है 8.1 और एनीथिंग बिलो 7.5 7.7 ऐसा रीडिंग आता है, तो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर डेट। क्योंकि यूएस के जो नॉन फार्म पेरोल डेटा लास्ट आया था, इट वाज रीडिंग बिलो अराउंड 315, और इन्फ्लेशन डेटा अगर 7.5 7.7 ऐसा आता है, तो सभी मार्केट में कमोडिटीज हो या इक्विटीज में थोड़ा एक राहत मिलेगा, थोड़ा तेजी रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी आज थोड़ा म्यूटेड रहेगा, थोड़ा मोमेंटम जहां सिल्वर में दिख रहा है तो सिल्वर में ही लॉन्ग ले सकते हैं। 55,700 to 800 तक आप सोच सकते हैं इसके। बिल्कुल। तो गोल्ड में तो अब मोमेंटम थोड़ा म्यूटेड है, कल सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं, उसके पहले भी थोड़ा वेट करना चाहिए। सिल्वर में मोमेंटम अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर ट्रेड लेने की राय। आपका क्या व्यू बन रहा है अनुज, आपसे भी समझना चाहेंगे। सोने चांदी की बात करें तो प्रेफर्ड बेट आपकी कहाँ पर होगी? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए अगर आप सिल्वर और गोल्ड के रेशो की बात करेंगे तो सिल्वर काफ़ी करेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो सिल्वर के बढ़ने के ज़्यादा, और हम देख भी रहे हैं कि जो पिछले एक हफ्ते में रिकवरी आई है वो गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर में रिकवरी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट सिल्वर करीबन 4% से ज़्यादा की रिकवरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वह इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो करीबन ऑलमोस्ट $19 के आसपास अब सिल्वर के प्राइस आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि सिल्वर एक अच्छा कमोडिटी रहेगी। हालांकि गोल्ड के अंदर भी हमें लगता है कि एक बाउंस बैक रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक ओवरबॉट जोन से डॉलर इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिला, ऑलमोस्ट 108.97 के आसपास डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि 110 तक चला गया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है और उसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट आते हुए दिखा है। वहीं दूसरी तरफ जो बॉन्ड यील्ड्स है वो भी थोड़ी सी एक बार हल्की होती हुई दिखाई दी हैं, कहीं ना कहीं उससे गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में हालांकि फेड मीटिंग है 10 दिनों के बाद, बट उससे पहले हमें लगता है कि एक अच्छा बाउंस बैक गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीबन $1711-12 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि जल्दी ही $1725-1730 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में हमें लगता है कि बाउंस बैक रहेगा। यहाँ पर हमारा बाय कॉल रहेगा। गोल्ड में करीबन 50,300 में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 50,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,700 50,800 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी करीबन 55,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले, 54,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 55,800 से लेकर 56,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर एक्सपेक्टेड है कि $19.5 तक के लेवल इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से एक मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हुआ है गोल्ड और सिल्वर का, यह हमें लगता है कि रैली और आगे एक्सटेंड हो सकती है। तो रैली देख सकती है दोनों ही काउंटर्स में। गोल्ड में 50,700 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। सिल्वर में जो टारगेट दिख रहे हैं वो 55,800 के दिख रहे हैं। ये रणनीति अनुज की तरफ से। रविंद्र गुड मॉर्निंग, आपसे भी समझना चाहेंगे क्या गोल्ड में कुछ बाउंस बैक आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में, या कुछ रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खरीदारी करने के लिए जान चाहेंगे, या फिलहाल आप भी अभी वेट करेंगे और कुछ आंकड़े आने देंगे? गुड मॉर्निंग। नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी क्रूशल है। जैसे बिट्टोपन ने बताया कि 8.1% का एक्सपेक्टेशन है, पिछले बार का 8.5% था। अगर 8% के नीचे आता है तो आई थिंक दैट विल बी स्लाइटली डॉलर नेगेटिव, और डॉलर में हमने ऑलरेडी एक करेक्टिव मूव देखा है। हमें ये देखना है कि ECB का जो मीटिंग था, आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक फेड एग्रेसिव था, लेकिन अभी दूसरे सेंट्रल बैंकर्स भी एग्रेसिव हो चुके हैं। और ECB आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो मेजर कंपोनेंट है वो यूरो का है। तो यूरो में एक अच्छा खासा सपोर्ट से हमने एक बाउंस बैक देखा है, और डॉलर इंडेक्स वाज ट्रेडिंग नियर रेजिस्टेंस, जो मैंने पिछले वीक भी बताया था कि 110.50 111 का एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस था डॉलर इंडेक्स में, और एक्सपेक्टेड था कि एक आइदर एक करेक्टिव मूव आएगा या फिर ब्रेकआउट आएगा। तो मेरे हिसाब से एक करेक्टिव मूव दिख रहा है, क्योंकि ECB में थोड़ा सा एग्रेशन दिखा है। तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू रह सकता है, स्पेशली इन्फ्लेशन डेटा और उसके बाद जो फेड की मीटिंग है। 75 बेसिस पॉइंट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, और अगर इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा ईजिंग प्रेशर दिखता है प्राइस पे,
तो दैट विल बी मोर पॉजिटिव। तो मेरे हिसाब से डेटा के लिए तो वेट करना चाहिए, बट तब तक के लिए भी आई थिंक जो मोमेंटम कंटिन्यू था वो कंटिन्यू रहेगा। पिछले वीक में जो था वो ये वीक में भी कंटिन्यू रहेगा, स्पेशली टिल द इन्फ्लेशन डेटा। तो मेरे हिसाब से बाई की रणनीति होनी चाहिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई वुड गो गोल्ड में आई वुड गो ऑन अ ब्रेकआउट, बाय ऑन अ ब्रेकआउट। लेकिन सिल्वर में मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। सिल्वर में 55,200 का एक अच्छा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में हम वी आर हेडेड टुवर्ड्स 56,100, 56,200। और अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड में 50,550 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर से इट माइट कम क्लोज टू 50,800। गोल्ड थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट सिल्वर में एक अच्छा मूव दिख रहा है और पॉसिबली और एक से 700 to 800 पॉइंट्स का हम अपसाइड देख सकते हैं सिल्वर में। तो आई थिंक बोथ आर ऑन द बाई साइड, बाई एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट इन्फ्लेशन डेटा तक पॉजिटिव हो सकता है, इन्फ्लेशन डेटा के बाद डायरेक्शन चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रिंट। बिल्कुल, तो इन्फ्लेशन के डेटा आने के बाद यहाँ पर कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन तब तक आप तेजी कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही ये राय दे दी गई है, और अगर दोनों में रुझान समझना चाहें तो हमारे जितने जो एक्सपर्ट हैं वो सिल्वर पर ज़्यादा यहाँ पर रुझान अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और यहाँ पर भी कुछ उतार चढ़ाव बना हुआ है बराबर, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो वीकनेस का यहाँ दिखाई दे रहा है। 90 के नीचे भी हमने लेवल्स जाते हुए देखे थे, आज भी हल्की वीकनेस ही है, करीब 1.5% गिरकर ब्रेंट $91 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। बिटुपन, आपसे पहले समझना चाहेंगे क्रूड पर राय दीजिए, क्या करना चाहिए? काफी सारे ट्रिगर्स हैं यहाँ पर, उसकी भी बात करें तो, लेकिन एक और बड़ा ट्रिगर जो है वो ये कि यूएस जो है वो रूस पर प्राइस कैप लगाने की तैयारी में है। इसको इस इवेंट को आप कैसे देख रहे हैं, और इसका कितना इम्पैक्ट आने वाले समय में कच्चे तेल की चाल पर पड़ सकता है? देखिए, तो ये तो जो यूएस का और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनल दैट इज हैपनिंग, और पहला जो चीज है मोस्टली डिमांड जो रशियन ऑयल का जो डिमांड आ रहा है मोस्टली फ्रॉम चाइना एंड इंडिया नाउअडेज। और दैट एग्जैक्टली सभी लोगों को मालूम है कि चाइना जो रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है और यूएस का तो खत्म होने वाला नहीं, इंटरनल रहेगा, लेकिन जो वार है ऑलमोस्ट अभी एंड पॉइंट तक पहुंच गया है। देखिए, और एक चीज मैं देखना चाहूंगा कि जो क्रूड ऑयल में सिनेरियो जो एक चीज है यहाँ पे जो फंडामेंटली देखा जाता है, दो पर्सपेक्टिव हो रहा है। एक तो सप्लाई कॉन्शियस रिमेन्स इन द मार्केट, और दूसरा ये भी चीज है कि डिमांड भी स्लो डाउन हो रहा है मोस्टली फ्रॉम चाइना, और प्राइसेस काफी गिर गए थे। और एक जो $90 में WTI का बोल रहा हूँ, जो मार्केट में डील होता है, WTI का एक स्लाइड आया था $90 से एक सेकेंड लेग ऑफ डिक्लाइन बना था, 90 से ऑलमोस्ट $81 तक आया था। तो $9 डिक्लाइन होने के बाद ऑलमोस्ट $6 का रिकवरी 86-87 के आसपास मार्केट पहुंच गया था। तो सिनेरियो ऐसा है कि थोड़ा सा मार्केट में स्लाइटली रिवर्सल होने के लिए कोशिश कर रहा है, और जब तक ये WTI क्रूड ऑयल 84-83 का एक इंटरिम बेस बनाया है, अगर जब तक ये बेस है तो फर्दर स्लाइड, शार्प स्लाइड अभी नहीं दिख रहा है। और अब ऑन द फ्लिप साइड अगर अपसाइड में ये $87 तोड़ पाता है, फिर ये $90 फिर रिटेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा। तो उसको उसको हिसाब से देखते हैं। और एक चीज है, जो इवेंट है यूएस का इवेंट भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। जो सीपीआई का डेटा रीडिंग है, दैट्स आल्सो लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर फिगर। एनीथिंग रीडिंग अबाउट 7.5, 7.7 ऐसा अगर मिलता है तो विल बी वेरी बुलिश फॉर ऑल द मार्केट्स। और आज के लिए तो मुझे नहीं दिख रहा कि बड़ा सेलिंग होगा। नीचे ऑलरेडी मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुला, क्योंकि जो करेक्टिव मूवी मैं बोल रहा हूँ, तो एमसीएक्स में 6750, 6700 का एक स्ट्रॉन्ग रेंज बन रहा है। कोई छोटा सा डिक्लाइन आता है 6750 या 6780 ऑल्सो इज अ बेटर एरिया। वहां पे मेरे हिसाब से लॉन्ग ले सकते हैं। 6900 to 6950 का रेंज और द अपसाइड दिख रहा है, तो वहां पे प्रॉफिटिंग का ले सकते हैं। और if the market sustain above 6950 going forward, then probably it might extend to 7100 levels. तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा बाय साइड में ट्रेड करना बेटर बनेगा ऑन द फ्यूचर साइड। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तेजी आने वाला, इमीडिएटली थोड़ा तेजी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ऑप्शन के ट्रेडिंग थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजी वाला अवॉइड करना है। कल ही शायद प्रोबेबली डेटा आने के बाद क्लैरिटी आएगा। तो फॉर टाइम बिंग गो ऑन द लॉन्ग साइड ऑन डिक्लाइन। ठीक है, तो फिलहाल अभी सीपीआई का जो आंकड़ा आने वाला है उस पर नजर रहेगी। उसके बाद कमोडिटी मार्केट में कुछ बड़े रिवर्सल देखने को मिल सकता है। फिलहाल कच्चे तेल में भी यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। अब आते हैं मेटल्स पे, और मेटल्स में हम देख रहे हैं कि आज काफी दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुज, आपसे समझना चाहेंगे मेटल्स में आपके प्रिफर्ड पिक कौन से हैं?
देखिए मेटल्स के अंदर भी हमने एक रिकवरी का ट्रेंड आते हुए देखा है। हमने देखा है कि बेस मेटल काफ़ी लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं। जहां पिछले हफ्ते एक नेगेटिव टेरिटरी में थे, वहां हमने अभी एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, उससे बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर बाय का कॉल रहेगा। एज ए टॉपिक हमें लगता है कि कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं 650 में। 644 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 657 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि कॉपर में एक बाउंस बैक रहेगा जो कि ऊपर में 657 से लेकर 660 तक के लेवल दिखा सकता है। जिस तरीके से बेस मेटल की डिमांड एक्सपेक्टेड आगे बढ़ सकती है और आगे जिस तरीके से जो फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट पे अगर देखें तो अटकलें 50% तक रह गई हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में रिवाइवल की बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट बेस मेटल को आता हुआ दिखाई देगा। और आगे हमें लगता है कि जो डिमांड है, कंसर्न है, वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो एलएमई के ऊपर इन्वेंट्री जो है वो कंटिन्यूस गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिससे ये दिख रहा है कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो हमें लगता है कि उसका असर बेस मेटल पर रहेगा और यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो एज एन टॉपिक हमें लगता है कि कॉपर के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। साथ में जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 288 तक के लेवल जिंक के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर और जिंक खरीदारी की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो कॉपर और जिंक यहाँ पर खरीदारी करने का ट्रेड इस वक्त अनुसुझा रहे। चलिए अब क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं एग्री कमोडिटीज की तरफ। और इस पर स्पाइसेस की अगर बात करें तो आज काफ़ी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। हल्की तेजी के साथ जीरा वायदा 24,500 रुपये के ऊपर है। इसके अलावा हल्दी 6,800, धनिया 10,900 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है आज के दिन। आपकी क्या राय बन रही है रविंद्र स्पाइसेस पर, और कहाँ पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं? वेल आई थिंक जीरे में हमने करेक्टिव मूव देखा है और कहीं ना कहीं ये करेक्टिव मूव जो है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है टुवर्ड्स 24,300 24,350। और अगर ये सपोर्ट सस्टेन करता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक बाउंस बैक आए टुवर्ड्स 25,000। लेकिन थोड़ा सा करेक्टिव मोमेंटम शुरू हुआ है जीरे में, क्योंकि अपसाइड में 25,500 से लेके 26,000 का जो रेजिस्टेंस है उसे ब्रीच नहीं कर पाया है। तो मेरे हिसाब से एक पुलबैक आ सकता है टुवर्ड्स 25,000 25,200, लेकिन वहां पे फिर से एक बार सेलिंग आएगी। तो यहाँ से आई थिंक जो सपोर्ट है 24,300 का, उसका एक बार स्टॉप लॉस रख के बाइंग कर सकते हैं जस्ट फॉर अ पुलबैक। और अगर कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर में भी हमें लगता है कि एक सपोर्ट है टुवर्ड्स 10,400, और वो सपोर्ट अगर होल्ड है तो एक पुलबैक आ सकता है। बट इसमें भी जो ओवरऑल मोमेंटम है वो थोड़ा सा आई वुड से साइडवेज टू करेक्टिव है, तो अपसाइड से फिर से एक बार सेलिंग आ सकती है। तो इसमें कोरिएंडर में मुझे लगता है कि 11,100 11,200 के आसपास तो एक बार शॉर्ट करके चल सकता है, और नीचे में फिर से एक बार हम 10,700 से 10,600 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो आई थिंक धनिया में आई वुड गो फॉर अ शॉर्ट ऑन राइज। और अगर जीरे की बात करें, जीरे में एक पुलबैक के लिए बाई कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट पर है, लेकिन ऊपर से फिर से एक बार इसमें सेलिंग आ सकती है। ओके, ठीक है, तो ये राय जीरे में और कोरिएंडर में भी आपको रणनीति सुझा दी गई है। चलिए फिलहाल इतने ही रणनीति हम इस वक्त डिस्कस कर पाएंगे। आप सब तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज, बिटुपन, रविंद्र जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुनाफे की मंडी में मेरे साथ इतना ही छोटा सा